हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और दोस्तों, आज मैं पॉलिटिकल साइंस के दो अध्याय लेकर आया हूं दोस्तों। दोनों अध्याय 11 नंबर के हैं। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन यानी समकालीन विश्व में सुरक्षा और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये दोनों अध्याय दोस्तों हमारे समकालीन विश्व में राजनीति इस बुक के अंतिम चैप्टर हैं दोस्तों। यानी दोनों अध्याय, ये तो 5 नंबर का है और ये 6 नंबर का है। दोनों अध्यायों के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं दोस्तों। आपको इन्हें अच्छे से देखना है और समझना है। मैं आपको बता दूंगा कि इस प्रकार से आपको यानी पार्ट का एक तरीके से साथ जो है मैं समझा दूंगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से बोर्ड परीक्षा के अंदर इन्हीं में से पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छे से नोट करना है दोस्तों। और दोस्तों, हमारे शाम को 9 बजे दोस्तों इन दोनों अध्यायों का मैं आपका टेस्ट लूंगा। ठीक है, दोनों अध्यायों का टेस्ट लूंगा रात 9 बजे लाइव में, तो सभी दोस्त लाइव जरूर जुड़े 9 बजे। ठीक है, दोनों अध्याय में से प्रश्न पूछूंगा, सभी को रिप्लाई करना होगा। ठीक है, शाम का 9 बजे मिलेंगे आपको लाइव के अंदर। तो इन अध्यायों को हम समझते हैं। अब हमारा दे रखा है समकालीन विश्व में सुरक्षा, 5 नंबर का अध्याय है। पहला क्वेश्चन है कि सुरक्षा का क्या अर्थ है दोस्तों। बड़े क्वेश्चन है लेकिन छोटे क्वेश्चन भी आपको साथ साथ में कवर हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सुरक्षा का क्या अर्थ है दोस्तों। सुरक्षा का अर्थ होता है खतरे से आजादी। पहली, खतरों पर से आजादी। सुरक्षा को अर्थ रहे खतरे से आजादी। बोलो, सुरक्षा को अर्थ रहे खतरे से आजादी। सुरक्षा को अर्थ रहे खतरे से आजादी। मानव जीवन के अस्तित्व और उसके जीवन को हमेशा खतरा रहता है। जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे जीवन में खतरा मंडराने लगता है। तो ऐसे में हम घर पर भी अगर अपने आप को सुरक्षित समझे तो हमारी ये भूल है। ठीक है, तो ऐसे में हम हर स्थान को खतरा नहीं मानेंगे। ऐसे में हम उन खतरों को खतरा मानेंगे जो कि मानव जीवन के केंद्रीय मूल्य यानी मानव के गंभीर जो खतरे होते हैं उनको खतरा मानेंगे। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है कि सुरक्षा की कितने प्रकार की धारणाएं हैं। तो सुरक्षा की 2 प्रकार की धारणा है। एक तो पारंपरिक धारणा है, अपारंपरिक धारणा है। पारंपरिक धारणा है, अपारंपरिक धारणा। 2 प्रकार की धारणा, पारंपरिक और अपारंपरिक। पारंपरिक धारणा में आपको ध्यान रखना बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के रूप में बटी हुई है पारंपरिक धारणा, जो कि परंपरा से चली आ रही है। बाहरी सुरक्षा में क्या होता है दोस्तों, बाहरी सुरक्षा में आपको ध्यान रखना है कि बाहरी सुरक्षा में सैन्य खतरों को अधिक ज्यादा खतरनाक माना जाता है। सैन्य खतरे को अधिक खतरनाक माना जाता है क्योंकि बाहरी सुरक्षा में सिर्फ सैनिक ही नहीं मारे जाते बल्कि कभी कभार यानी कि आम नागरिक जो होते हैं वो भी मारे जाते हैं। ठीक है, बाहरी सुरक्षा में हमें यानी जो है दोस्तों किसी भी सरकार का जो हौसला है वो तोड़ा जाता है। बाहरी सुरक्षा में हमें पता होता है कि पड़ोस का कौन सा देश ताकतवर और कौन सा देश कमजोर है। यानी बाहरी सुरक्षा में हमें पड़ोसी मुल्क से खतरा हो सकता है। ठीक है, तो यानी ये प्रमुख बाहरी सुरक्षा में आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि बाहरी सुरक्षा के उपाय बताओ। तो दोस्तों, बाहरी सुरक्षा के 2 उपाय बताओ। बाहरी सुरक्षा के प्रमुख उपाय आप लिख सकते हैं, जैसे सैन्य क्षमता को मजबूत करना, युद्ध के लिए तैयारी रखना, गठबंधन की नीति अपनाना, शक्ति संतुलन मजबूत करना। शक्ति संतुलन का मतलब देखो, शक्ति संतुलन किसे कहते हैं, आ सकता है बोर्ड परीक्षा के अंदर। शक्ति संतुलन समझ गया दोस्तों। शक्ति संतुलन, देखो शक्ति संतुलन किसे कहते हैं, अपने आसपास के देशों को देखने पर पता चलता है कि कौन सा देश ताकतवर और कौन सा देश कमजोर है। किस देश ताकतवर और किस देश कमजोर है। अब देशों को देखने पर हमें पता चलता है कि कौन सा देश ताकतवर और कौन सा देश कमजोर है। हमें भविष्य में किससे खतरा हो सकता है, यानी किस देश से खतरा हो सकता है। मान लीजिए पाकिस्तान, भारत है, तो भारत देख के अपने आसपास के देश के पाकिस्तान मानो होशियार है, मानो ताकतवर है या फिर मानो कमजोर है। हमें यानी किससे भविष्य में आगे किससे खतरा हो सकता है। यानी जब कोई कमजोर देश किसी ताकतवर देश के बराबर होने का प्रयास करता है और जब वे बराबर हो जाता है ताकतवर देश के, तो उसे ही कहते हैं शक्ति संतुलन। समझ गए बात, कई बार समझा रखी हूँ। ठीक है, आगे पूछा जाएगा आंतरिक सुरक्षा। हम पढ़ रहे हैं सुरक्षा की पारंपरिक। देखो, सुरक्षा 2 प्रकार की होती है, पारंपरिक अपारंपरिक। 2 प्रकार की धारणा है, जिसमें से पारंपरिक धारणा में हमने बाहरी सुरक्षा के बारे में जान लिया और आंतरिक सुरक्षा के बारे में अब जानते हैं। आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा में दोस्तों खतरा, आंतरिक सुरक्षा में खतरा देश की सीमा रेखा के अंदर से होता है। आंतरिक सुरक्षा में खतरा जो है वो देश की सीमा रेखा के अंदर से होता है। जैसे इस प्रकार से हिंसा की घटना है, अलगाववाद है यानी अलग होने की मांग करना, हिंसा लड़ाई झगड़ा करना, और जाति हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, नक्सलवाद, राजनीतिक अस्थिरता, ये सब जो है ये आंतरिक सुरक्षा के अंदर ही आते हैं। आंतरिक सुरक्षा जो है इसमें सबसे ज्यादा यानी हानि पहुंची जाती है क्योंकि इसमें ज्यादा लोग मारे जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखना। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके बताओ। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा के अंदर जरूर आ सके कि सुरक्षा का पारंपरिक तरीका जो है वो बताओ। तो सुरक्षा का पारंपरिक तरीका बताओ दोस्तों, बता सुरक्षा का पारंपरिक तरीका बताओ जल्दी। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके बताओ। यानी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट बताओ ध्यान को। ठीक है, पॉइंट बड़ा लिख उतरे, नंबर मिल दिए, नंबर ने मिल बाटा। तो सुरक्षा के पारंपरिक तरीके में आपको ध्यान रखना है, हिंसा का इस्तेमाल कम होना चाहिए,
न्याय युद्ध होना चाहिए, युद्ध उचित कारणों के लिए होना चाहिए, युद्ध आत्मरक्षा के लिए होना चाहिए, युद्ध दूसरों के जनसंघर्ष से बचाने के लिए होना चाहिए, और सेना का कम प्रयोग किया जाए, सेना का उतना ही प्रयोग किया जाए जितना आत्मरक्षा के लिए काफी हो। बल प्रयोग तभी करें जब सारे उपाय असफल हो जाए। और दोस्तों आपस में देशों का यानी सहयोग होना चाहिए, ठीक है, जैसे हथियारों से संबंधित दोनों के बीच अगर किसी के पास हथियार नहीं है तो आपस में पकड़ा दे, सहयोग होना चाहिए। और प्रमुख जैसे हाँ इसी से रिलेटेड ये प्रमुख सुरक्षा के क्या है, पारंपरिक तरीके हैं, ठीक है, हिंसा का इस्तेमाल कम होना चाहिए, न्याय युद्ध होना चाहिए, युद्ध उचित कारणों के लिए होना चाहिए, युद्ध आत्मरक्षा के लिए होना चाहिए, युद्ध दूसरों के जनसंघर्ष से बचाने के लिए होना चाहिए, सेना का उतना ही प्रयोग करे जितना आत्मरक्षा के लिए काफी हो, बल प्रयोग तभी करे जब सारे उपाय असफल हो जाए। और दोस्तों परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध भी लगाया जाना चाहिए। आपको मालूम होगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर कि जैसे एक पूछे कि जैसे पर्यावरण 1972 में बीडब्ल्यूसी संधि, जैविक हथियार संधि, बीडब्ल्यूसी का पूरा नाम जैविक हथियार संधि, ठीक है, 1972 में बीडब्ल्यूसी जैविक हथियार संधि जिसमें 155 प्लस देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसी प्रकार सीडब्ल्यूसी संधि, रासायनिक हथियार संधि, ये कब हुई थी, 1992 में हुई थी, जिसमें 181 प्लस देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो बीडब्ल्यूसी सीडब्ल्यूसी पक्का ध्यान होना चाहिए, कितने देशों ने हस्ताक्षर किए, कब हुई थी, ये पक्का ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो ये सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों के अंदर आप लिख सकते हैं। इसके बाद पूछ लीजिए कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में सैन्य खतरे को ज्यादा खतरनाक नहीं माना जाता है। सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा है इसमें सैन्य खतरे को ज्यादा खतरनाक नहीं माना जाता है। इसमें यानी मानव अस्तित्व को चोट पहुंचाने वाले हर खतरों को शामिल किया गया है, जैसे हिंसा है, खून खराबा है, अकाल है, महामारियां है, बीमारियां है, आपदा है, सब जो है वो अपारंपरिक धारणा के प्रमुख उदाहरण है। समझ गया। खतरे के नए स्रोत बताओ। प्रश्न पूछ लीजिए खतरे के नए स्रोत बताओ, बस क्या बताओ। खतरे के नए स्रोत में खाली ध्यान रखो, सबसे पहले गरीबी है, गरीबी, निर्धनता, महामारियां, बीमारियां, आपदाएं, ठीक है, ये लिख सकते हो। जनसंख्या वृद्धि, शरणार्थियों की समस्या, प्रदूषण, ठीक है, ये प्रमुख आप लिख सकते हैं। खतरे के नए स्रोत ही तो हैं, आतंकवाद हुआ, ठीक। आगे है कि भारत की सुरक्षा की 4 महत्वपूर्ण रणनीतियां कौन सी है। अगर 5 नंबर का प्रश्न है तो इसी प्रकार से डायरेक्ट पूछ ले कि भारत की सुरक्षा की 4 महत्वपूर्ण रणनीतियां कौन सी है, या फिर भारत की सुरक्षा की 4 महत्वपूर्ण रणनीतियां बताओ। तो भारत की सुरक्षा की 4 महत्वपूर्ण रणनीतियां है, सैन्य क्षमता को मजबूत करना, सैन्य क्षमता को मजबूत करना, पहला पॉइंट लिख सकते हैं, सैन्य क्षमता को मजबूत करना। दूसरा क्या लिख सकते हो, अंतरराष्ट्रीय संस्था को मजबूत करना, अंदरूनी समस्या से निपटना, सामाजिक और आर्थिक विकास। ये क्या है, ये भारत की सुरक्षा की 4 महत्वपूर्ण रणनीतियां है, जिसमें से हम एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले है सैन्य क्षमता को मजबूत करना। आपको मालूम होगा भारत को पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ेगा, देश की सीमा रेखा के अंदर से भी और देश की सीमा रेखा के बाहर से भी, ठीक है, दोनों प्रकार की समस्या को सामना करना पड़ेगा। तो जानो यानी के पाकिस्तान भारत पर कितनी बार हमला गिरी, 4 बार कर दी नहीं भाई। 1948 का मैंने कश्मीर मुद्दे को लेकर किया था पाकिस्तान ने आक्रमण, और 1965 के अंदर युद्ध किया था भारत से, और 1971 में भी किया था, बांग्लादेश संकट आया था उस समय 1971 के अंदर, और 1999 में कारगिल युद्ध, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, तो 4 युद्ध लड़े थे ये प्रमुख है बॉर्डर पर। और एक और है 1962 में चीन से भी युद्ध किया था भारत ने, और भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में किया था, और दूसरा परमाणु परीक्षण 1991 में किया पोखरण जैसलमेर के अंदर भारत ने, और उसी वर्ष 1991 में ही पाकिस्तान ने भी किया था जगह की पहाड़ियों में। तो यानी थोड़ा बहुत क्वेश्चन याद रखते हैं। ये सैन्य क्षमता में हम देख सकते हैं कि सैन्य संगठन को मजबूत करना, इसलिए भारत को सैन्य संगठन की जरूरत होनी चाहिए, सैन्य संगठन को मजबूत करनी। और आप लिख सका कि जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, ये भारत की सुरक्षा की 4 महत्वपूर्ण रणनीतियां बता रहा हूं मैं, ठीक है नहीं, रणनीतियां। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत जैसे भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मान किया, उसे अंतिम पंच माना, नेहरू जी ने एशिया एकता पर बल दिया, ठीक है, उपनिवेशन का खुलकर विरोध किया। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये है क्या है, अंतरराष्ट्रीय संस्था को मजबूत करना। अंदरूनी समस्या से निपटना, अंदरूनी समस्या में आप जानते हैं कि भारत के देश अंदर क्या होता रहता है, बताओ, लड़ाई झगड़ा चलता रहे, कभी हिंसा, कभी खून खराबा, इस प्रकार से लड़ाई होते रहते हैं, देश आपस में लड़ते रहते हैं। जैसे प्रमुख देश अगर उठ जाए कि मन अलगाव यानी अलग होने की मांग करने लग जाते हैं। जैसे अपना आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था ना, 1953 बना था सही, आंध्र प्रदेश। तो यानी क्या है, ये अलग होने की मांग कर रहा है। तो अंदर की जो समस्या से निपटने के लिए अंदरूनी समस्या से निपटना, ये भी समस्या का सामना करना पड़ता है, ठीक है, ये भी 4 महत्वपूर्ण रणनीतियों में मानी जाती है। तो अंदरूनी समस्या में आप समझ गए होंगे। और आर्थिक और सामाजिक विकास भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये हमारे 6 नंबर का अध्याय है। अब 6 नंबर के अध्याय को हम कवर करते हैं। देखो दोस्तों, मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ, जल्दी की बात ई तरीके में बोल रही हूँ कि थाने ध्यान होने के टाइम बहुत कम बचे। अब टाइम बहुत कम बचे तो दोस्तों थाने ध्यान है कि वास्तव में ना काय हाल हुई। अब 2 दिन ही बन रही है, आज को दिन और काल को दिन, लेकिन चलो दोस्तों तैयारी करो, ठीक है। मेरा सब वीडियो देख लो, प्लेलिस्ट में सब मिल जाएंगे और अच्छे से करो यार, हो जाएंगे बेड़ा पार।
दोस्तों पर्यावरण को राजनीति का मुद्दा क्यों माना है? पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन में हम देखते हैं पर्यावरण को राजनीति का मुद्दा जो है वो क्यों माना है। पे निकलू जय माता दी नाम ले। देखो दोस्तों 1960 के दशक में क्या हुआ, पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा। पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा। विभिन्न देश की जो सरकार है वो बात करने लगी कि भाई पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है, चारागाहों के लिए चारा खत्म हो रहा है, कृषि भूमि घट रही है, ठीक है। और जो विकासशील देश है उनके लिए पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है, वनों की लगातार कटाई हो रही है, जैव विविधता में हांस हो रहा है, ओजोन परत में छेद हो रहा है। तो इस प्रकार की ये पर्यावरण की प्रमुख समस्या है, ये विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा ये सुलझाई जा सकती है। इसीलिए दोस्तों पर्यावरण को यानी कि क्या है, राजनीति का मुद्दा माना गया है। समझ गए? तो पर्यावरण को राजनीति का मुद्दा क्यों माना गया, समझा दिया मैंने, ध्यान देना। 1960 के दशक में पर्यावरण का मसले ने जोर पकड़ा था, ये आपको ध्यान रखना। रियो सम्मेलन और एजेंडा 21 टिकाऊ विकास, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न पूछा जाता है इसी अध्याय में से कि 1972 के महीने का रियो विद्वानों का एक समूह आता है जिसका नाम है क्लब और रोम। 1972 में विद्वानों का एक समूह आता है जिसका नाम है क्लब और रोम लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक लिखता है, लिमिट्स टू ग्रोथ, जिसमें यह दर्शाया जाता है कि जनसंख्या के बढ़ने से किस प्रकार संसाधन जो है वो घटते जा रहे हैं। तो ये भी प्रश्न आ सकता है, अच्छे से नोट कर लिए। फिर यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास कार्यक्रम, यूएनईपी, इन्होंने पर्यावरण विकास के मुद्दे को सम्मेलन करवाए जिसमें से रियो सम्मेलन है। रियो सम्मेलन क्या है, तो ये 1992 में पर्यावरण और विकास के मुद्दे का सम्मेलन है। ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था और इसमें 170 देश और हजारों स्वयंसेवी संगठन थे, ठीक है, रियो सम्मेलन में। और रियो सम्मेलन से पहले यानी 5 वर्ष पहले एक 1987 में 1987 के अंदर और कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट भी छपी थी, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और रियो सम्मेलन में आपको मालूम होगा कि इस सम्मेलन में ये बताया गया जैसे उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध के रवैये में क्या क्या अंतर है। उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं जैसे धनी और विकसित देश हैं, और दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं वो गरीब और विकासशील देश है। उत्तर के धनी और विकसित देश हैं और दक्षिण गोलार्ध के जो देश है वो गरीब और विकासशील देश है। उत्तरी गोलार्ध के देशों की क्या समस्याएं हैं, उत्तरी गोलार्ध की समस्या है कि ओजोन परत में छेद हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ये उत्तरी गोलार्ध की समस्या है। दक्षिण गोलार्ध के देशों की क्या समस्या है, दक्षिण गोलार्ध की समस्या है कि जैसे हमें गरीबी से जल्दी बाहर निकला जाए, ठीक है, और विकास किया जाए, गरीबी से बाहर निकला और ज्यादा से ज्यादा विकास करना, ये जो है वो है अपने दक्षिण गोलार्ध की मुख्य समस्या, ठीक है। तो ये प्रमुख इसमें बताया गया है। और एजेंडा 21 इसी के तहत बताया गया, रियो सम्मेलन के तहत एजेंडा 21 और टिकाऊ विकास। प्रश्न छोटो बनी जी के एजेंडा 21 क्या, एजेंडा 21 क्या, तो एजेंडा 21 इसमें विकास के तौर तरीके सुझाए गए, ठीक है। एजेंडा 21 में विकास के तौर तरीके सुझाए गए हैं और इसकी बहुत आलोचना हुई। आलोचना ये हुई कि ये क्या करता है कि ये यानी कि विकास पर ध्यान देता है लेकिन पर्यावरण पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। ये कहता है कि जैसे उदाहरण के तौर पर समझो तो जैसे अगर मैं चाहूं कि मेरे पास मोटरसाइकिल भी आ जाए, मेरे पास कार भी आ जाए, मेरे पास हेलीकॉप्टर भी आ जाए, मेरे पास सब कुछ साधन उपलब्ध हो जाए, लेकिन मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मेरे पास साधन तो बहुत हो जाए, लेकिन मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि अगर पर्यावरण भी इससे प्रदूषित होगा, ठीक है, पर्यावरण भी प्रदूषित होगा भाई, अगर मैं वाहन ले जा रहा हूँ तो धुआं तो निकलेगा नहीं भाई, तो पर्यावरण प्रदूषण होगा। तो इसीलिए इसमें कहा गया एजेंडा 21 यानी विकास के तौर तरीके सुझाए गए हैं। इसमें एजेंडा 21 में विकास के तौर तरीके सुझाए गए हैं और इसकी आलोचना की गई कि ये पर्यावरण पर ध्यान कम देता है और ये विकास पर अधिक ध्यान देता है, ठीक है। इसके बाद टिकाऊ विकास यानी आर्थिक वृद्धि का विकास ऐसा हो कि इससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, ये है अपना टिकाऊ विकास। समझ गए, आर्थिक वृद्धि का विकास ऐसा हो कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, टिकाऊ विकास। साझा संपदा किसे कहते हैं, देखो विश्व में साझा संपदा ऐसे संसाधन को कहते हैं जिस पर किसी एक देश का नहीं पूरे समुदाय का अधिकार होता है। विश्व में साझा संपदा ऐसे संसाधनों को कहते हैं जिस पर किसी एक देश का नहीं पूरे समुदाय का अधिकार होता है, उसे साझा संपदा कहते हैं। और साझा संपदा में आप लिख सकते हैं जैसे संयुक्त परिवार का चूल्हा, उदाहरण के तौर पर संयुक्त परिवार का चूल्हा, नदी है, बावड़ी है, कुआं है, तालाब है, ठीक है, ये प्रमुख ही तो है, चारागाह है, तो यानी सबका अधिकार इस पर। आगे है दोस्तों वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत। वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत यानी विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के क्षेत्राधिकारी के बाहर होते हैं, इसलिए इनके प्रबंधन की जिम्मेदारी साझे तौर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा की जाती है। इन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के क्षेत्राधिकारी के बाहर होते हैं, इसलिए इनके प्रबंधन की जिम्मेदारी भी अंतरराष्ट्रीय यानी साझे तौर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा की जाती है, उसे वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर बात करता हूं जैसे अंटार्कटिका है, ठीक है, अंतरिक्ष है, समुद्री सतह है, ये प्रमुख उदाहरण आप लिख सकते हैं। और दोस्तों वैश्विक संपदा या मानवता के साझी इसी को देखते हुए 3 प्रमुख संधियां भी हुई थी। सबसे पहले एक तो संधि हुई थी अंटार्कटिका संधि जो कि 1969 में होती है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों अंटार्कटिका संधि।
अंटार्कटिका संधि 1959 में होती है। फिर होती है अंटार्कटिका न्योचावर संधि 1900 कब होती है अंटार्कटिका न्योचावर संधि? अंटार्कटिका न्योचावर संधि मुझे याद नहीं आएगा, आपको बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और एक है भाई अंटार्कटिका न्योचावर के बाद में मॉन्ट्रियल न्योचावर। मॉन्ट्रियल न्योचावर जो है वो 1987 के अंदर होती है, 1987 में मॉन्ट्रियल न्योचावर। और अंटार्कटिका संधि 1959 में, और अंटार्कटिका न्योचावर संधि ये कब होती है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो मॉन्ट्रियल न्योचावर जो संधि है 1987 में होती है। तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रमुख 3 संधि हुई थी। इसके बाद पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। इसका आंसर सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में जितना भी आप जानते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है तथा क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए, ये किसने चलाया, सबसे पहले कहां चला, ये सब आपको कमेंट बॉक्स में देना। मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा दोस्त किसकी क्या तैयारी चल रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में सब बताएंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। वैसे तो भारत ने 2002 में इस पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन आप जितना भी जानते हो सब कमेंट बॉक्स में ठपका लेना, ठीक है। आगे है भाई कि भारत का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। आपको मालूम होगा दोस्तों, भारत का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर 2002 के महीने किया। तो भारत का ग्रीन हाउस उत्सर्जन 2000 की जब जनगणना हुई थी, 2000 के अंदर पता लगाया कि भारत को ग्रीन हाउस उत्सर्जन की तरफ 0.9 टन बताए गए, 0.9 टन। लेकिन क्या 2030 तक बड़ा समय का मान है, 2030 तक यानी जो कितना हो जाएगा 1.6 टन ऐसा कुछ बताया गया कि 2009 तक नहीं 2030 तक 1.6 टन हो जाएगा, इस प्रकार से बताया है। और वैसे 2000 के अंदर ही विश्व का देखा गया कि विश्व का कुल कितना है ग्रीन हाउस उत्सर्जन, तो विश्व का बताया गया 3.8 टन, ठीक है, 3.8 टन बताया गया 2000। आगे पूछा गया कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयास, यानी भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरण को बचाने हेतु क्या क्या प्रयास किए गए हैं। पहला प्रयास, देखो पर्यावरण को बचाने हेतु प्रयास अपने मन से भी लिख सकते हैं कि जैसे भारत सरकार ने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी में बदलाव किया जाए। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे पर्यावरण को बचाने हेतु नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी में बदलाव किया जाए, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी में बदलाव किया जाए, सीएनजी द्वारा गाड़ी चलाई जाए और स्वच्छ ईंधन का प्रयोग किया जाए। और प्रमुख संधियां भी हुई थी 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2003 में बिजली संरक्षण अधिनियम। तो इस प्रकार से इतने पारित किए जाने चाहिए। और कोयले या स्वच्छ कोयले का प्रयोग किया जाए। स्वच्छ कोयले का प्रयोग जैसे 4 प्रकार का कोयला है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट, जिसमें सबसे बढ़िया कोयला है एंथ्रासाइट, और पीट जो है वो सबसे बेकार कोयला है, एंथ्रासाइट को प्रयोग किया जाना चाहिए। और बायोडीजल का प्रयोग किया जाना चाहिए। और भारत ये भी चाहता है कि जो विकसित देश है वो विकसित देशों को स्वच्छ संसाधन उपलब्ध कराए। तो इस प्रकार से वनों की कटाई नहीं होनी चाहिए। ये प्रमुख आप लिख सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयास किए गए हैं। इसके बाद है पर्यावरण को लेकर प्रमुख आंदोलन। पर्यावरण को लेकर प्रमुख आंदोलन, अब पर्यावरण को लेकर प्रमुख आंदोलन चले। जैसे आपको मालूम होगा दोस्तों कि जैसे पेड़ पौधों की कटाई के खिलाफ चला था चिले, इंडोनेशिया और भारत में, ठीक है। खनन के खिलाफ चला था दक्षिणी गोलार्ध में, और बांध के खिलाफ चला था भाई ऑस्ट्रेलिया में। तो ये प्रमुख आंदोलन चले, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद है मूलवासी लोगों की क्या समस्या है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि मूलवासी लोगों की जो है वो क्या समस्या है। तो दोस्तों यानी मूलवासी लोगों की क्या समस्या है, तो मूलवासी लोगों को ऐसे लोगों का वंशज माना गया है जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं। जाति मूल के लोग यहाँ आए और इन लोगों को अपना गुलाम बना लिया, ठीक है, गुलाम बना लिया। मूलवासी आज भी अपनी संस्कृति परंपरा के अनुसार रहते हैं और इनके रहन सहन, खान पान, संस्कृति इनमें समानता देखने को मिलती है। मूलवासी लोगों की क्या समस्या है, इनकी पहली समस्या है कि विकास, ठीक है, विकास के लिए संघर्ष। दूसरा है समानता के लिए संघर्ष, कि भाई समानता माना तो कुछ नहीं सब माना, समानता सब है भाई, समानता के लिए संघर्ष, विकास के लिए संघर्ष। और ये कहते हैं कि हमें स्वतंत्र पहचान वाला समूह माना जाए, स्वतंत्र पहचान वाला समूह माना जाए। और चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि मूलवासी लोगों की समस्या है कि स्वतंत्र पहचान वाला समूह माने हमारा मूलवासी स्थान पर हक हो, ठीक है, मूलवासी स्थान पर हक हो। ये प्रमुख आप मूलवासी लोगों की समस्या आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यानी कि जमीन को न उजाड़ा जाए, ये इनकी प्रमुख यानी समस्या ही है। तो मूलवासी लोगों की समस्या होगी। कुल मिलाकर ये हमने क्वेश्चन देखे, दोनों अध्यायों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।